स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम सहपाठी चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट पेपर सेकंड के लिए अपना पॉलिटी का जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट आपका कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आइए इसे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग भारत को संबोधित करने के लिए 1949 में संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया था। यानी कि जब आपका संविधान लागू हुआ था 1949 में, उस समय जो है किस शब्द का उपयोग प्रस्तावना में नहीं किया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, लोकतांत्रिक, समाजवादी, गणतंत्र या फिर संप्रभु। तो लोकतांत्रिक शब्द उस समय था, गणतंत्र शब्द भी था यानी कि रिपब्लिक, और आपका सोवरेन यानी कि संप्रभु शब्द भी था। ठीक है, कौन सा शब्द नहीं था? तो ये आपका समाजवादी शब्द नहीं था। आपको पता होगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है 3 शब्द आपके जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और आपका अखंडता। ठीक है ना, तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो जब 1949 में आपका संविधान लागू हुआ था तो उस समय आपका पूछा गया है कौन सा शब्द नहीं था, तो ये नहीं था, क्योंकि ये शब्द जो है आपका बाद में जोड़ा गया। इसके अलावा आपका पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द भी बाद में जोड़ा गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक पंचायत समिति भारत के किस स्तर पर काम करती है? तो अगर पंचायत समिति की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि एक तो आपका ग्राम पंचायत होता है, एक आपका जिला परिषद होता है, और जो आपका एक होता है वो होता है आपका पंचायत समिति, जो कि आपके ब्लॉक स्तर पर काम करती है। ठीक है, पंचायत समिति आपके ब्लॉक स्तर पर काम करती है और ये ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में मध्यस्थता का काम करती है। ठीक है, तो पंचायत समिति आपके ब्लॉक स्तर पे काम करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत में काउंसिल ऑफ स्टेट्स को किस नाम से जाना जाता है? तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का हिंदी में मतलब होता है राज्यों का परिषद। ठीक है, राज्यों का परिषद आपका क्या होता है? तो राज्यसभा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं राज्यों का परिषद। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट होता है आपका राज्यसभा। ठीक है, और राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी? तो राज्यसभा का जो है गठन हुआ था आपका 1952 में, 1952 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स को हम लोग क्या कहते हैं? राज्यसभा के नाम से जानते हैं। 1952 में इसका गठन किया गया था और हम जानते हैं कि इसका कभी विघटन नहीं हो सकता, क्योंकि इसके 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होते हैं? बदल जाते हैं। ठीक है, तो इसका विघटन नहीं किया जा सकता राज्यसभा का, जबकि लोकसभा क्या होती है? वो आपकी विघटित होती है। ओके, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? यानी कि पहली बार चुनाव आपके कब हुए? तो 1947-48 में? जी नहीं, आपका 1947-48 में चुनाव नहीं हुए थे। स्वतंत्र हुआ था लेकिन चुनाव नहीं हुए थे। 50-51 में भी नहीं चुनाव हुए थे। आपके अक्टूबर 1951 में चुनाव हुआ था, जो कि आपके फरवरी 1952 तक चला था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही है। 1951-52 में, 1951 अक्टूबर में स्टार्ट हुआ और फरवरी 1952 तक चुनाव चले थे, जो पहली बार भारत में चुनाव हुए थे। यहाँ पे देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारा, भारतीय न्याय व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? ठीक है, इसमें आपको कौन सा बताना है जो आपका सही नहीं है, जो आपका गलत है, ये भी आपको ध्यान देखना है कि आपसे गलत पूछा है। जनहित याचिका उन लोगों की तरफ से दायर की जाती है जिनके अधिकारों का हनन हुआ हो। ठीक है, जिसके अधिकारों का हनन हुआ होगा वही तो आपका जनहित याचिका जो है जारी करेगा। ये वाक्य तो आपका सही है। अगर आरोपी को बचाव का अवसर नहीं दिया जाता तो उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कह सकते। ये भी आपका सही बात है कि अगर किसी भी आरोपी को उसके बचाव का अवसर नहीं दिया गया तो हम ऐसे उसको ये कहेंगे ना कि ये पक्षपातपूर्ण जो है व्यवहार किया गया उसके साथ, उसके साथ निष्पक्ष सुनवाई नहीं हुई। ये भी कथन सही है। आपको क्या बताना है? आपको गलत कथन बताना है। ठीक है ना, इसीलिए जो है सही को आपको सही आंसर में नहीं बताना है। केंद्र और राज्य के बीच विवाद के मामले में उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो ये आपका गलत कथन है, और ये आपका गलत कथन है क्योंकि आपको गलत बताना है, इसीलिए आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये गलत है इसीलिए ये सही है। क्यों? इसका मतलब समझ में आया कि आपको गलत बताना था, तो जो आपको गलत मिला वही जो है आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्योंकि देखिए, केंद्र और राज्य के बीच में अगर कभी भी कोई विवाद होगा तो उस विवाद का निपटारा हमेशा उच्चतम न्यायालय ही करती है। ठीक है, जबकि यहाँ पे लिखा है कि हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ठीक है, अगला जो कथन है इसे भी देख लेते हैं। पानी का अधिकार जीवन के मौलिक अधिकार का एक भाग माना गया, तो ये भी आपका सही है।
अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो आपका जीवन का मौलिक अधिकार है उसमें पानी, स्वच्छ पानी जो है प्राप्त करने का अधिकार भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत में 2006 में लागू हुए किस कानून ने औरतों के संग हिंसा मुक्त घर के अधिकार को स्वीकार किया है? अब हिंसा मुक्त घर किस में मिलेगा आपको? उत्तराधिकार अधिनियम में। उत्तराधिकार में तो आपको जो है संपत्ति में जो है क्या मिलेगा? उत्तराधिकार मिलेगा, यानी कि महिलाएं भी जो है संपत्ति की भागीदार होंगी। ये इसमें तो हिंसा मुक्त समाज नहीं मिल रहा है। अगला है आपका यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम। तो यौन उत्पीड़न में जो है आपको जहाँ पे आपका वर्किंग स्थल है वहाँ पे यौन उत्पीड़न से सुरक्षा दी जाएगी। इसमें भी आपका हिंसा मुक्त जो है घर की बात नहीं की जा रही है। दहेज मृत्युदंड अधिनियम, इसमें भी क्या है कि इसमें जो है दहेज के मामले में जो है क्या हो रहा है, दहेज के मामले में कोई समस्या आती है तो उससे संबंधित कानून है। लेकिन अगर आपके हिंसा मुक्त घर की बात की जाएगी तो ये आपका घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम, जो कि आपके किस सन का है? तो 2006 का है। ठीक है, ये 2006 का है। इसमें जो है आपको हिंसा मुक्त घर का अधिकार जो है आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत में शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत कितने वर्ष, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि कितने वर्ष के आयु से कम के बच्चों को किसी फैक्ट्री, खदान या फिर कोई भी अन्य हानिकारक काम में रोजगार प्रतिबंधित है? तो कितने वर्ष से कम बच्चे जो है किसी भी इस तरह के फैक्ट्री, खदान या फिर हानिकारक कामों में जो है रोजगार नहीं कर सकते? तो ये आपका 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद कौन सा है? तो जो आपका अनुच्छेद नंबर 24 है। ठीक है, इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि 14 वर्ष से कम के बच्चे किसी भी हानिकारक जो है खदान में, फैक्ट्री में, इन सब जगहों पे रोजगार नहीं कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा, जिसमें जातीय भेदभाव की कहानी बताते हैं। ये इसका क्या नाम है? देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। इसमें जातीय भेदभाव का जिक्र किया, क्योंकि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित समाज के व्यक्ति थे। तो बचपन में स्कूल में भी इनको जो है क्या हुआ था कि जातीय भेदभाव का सामना करना पड़ा था। तो इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। इस पुस्तक का क्या नाम पूछा है? तो इस पुस्तक का नाम है आपका जूठन। ठीक है ना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है जूठन, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है, जो कि आपके पुस्तक में भी दिया गया है, इसीलिए आपसे ये पूछा गया है, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें जातीय भेदभाव के बारे में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य आपका सही है? अब देखिए, एक ऊपर आपको मिला था कि कौन सा उसमें गलत बताना था, लेकिन आपको यहाँ पे बताना है कौन सा वाला सही है। सरकार राज्य का एक अंग होती है। समझ में आ रहा है आपको ये क्या कह रहा है? तो अभी इसके बारे में देखते हैं, पहले आगे के कथन देख लेते हैं। सरकार और राज्य एक ही हैं और इन दोनों शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए, सरकार तो अलग है, राज्य अलग है। राज्य के अंतर्गत क्या होती है? सरकार होती है। ठीक है ना, राज्य के अंतर्गत आपकी सरकार होती है। मतदान के जरिए राज्य को बदला जा सकता है? जी नहीं, मतदान करके हम लोग क्या बदलते हैं? सरकार बदलते हैं, राज्य नहीं बदलते हैं। ओके, कानून लागू करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती, तो ये भी गलत है। कानून लागू करना किसकी जिम्मेदारी होती है? तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो आपका कौन सा सही है कि सरकार क्या है? ये राज्य का अंग होती है। अभी मैंने बताया ना कि जो सरकार होती है वो राज्य के अंतर्गत होती है, तो राज्य का अंग है सरकार। तो ये आपका पहला वाला सही है। तो आपको बताना था कि कौन सा जिसमें कथन सही है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए ही इसमें क्या है? सही कथन है, क्योंकि सरकार जो है राज्य के अंतर्गत होती है, तो राज्य का एक अंग होती है सरकार। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? 10 बोलता है कि भारत में संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? पूछ रहा है। तो संविधान की अंतिम व्याख्या यानी कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो हम जब सब जानते हैं कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार आपके सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को है। आपकी जो न्यायपालिका है, इसको भारत के संविधान का जो है व्याख्याता कहा जाता है। ठीक है, व्याख्या करने का अधिकार आपके न्यायपालिका को दिया गया है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार। ठीक है, ये आपकी इंटरप्रेटर है, आपकी न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि संघवाद का क्या अर्थ है? तो संघवाद का जो अर्थ होता है पूरे देश में एकात्मक शासन, यानी कि एक ही सरकार पूरे देश में शासन कर रही है। जी नहीं, ये संघवाद नहीं होता। देश में सरकार का
केंद्र सरकार के हाथों में सारे प्रशासनिक बल, तो सारी प्रशासनिक बल केवल केंद्र सरकार को हाथों में दे दोगे? जी नहीं, राज्यों को भी हम देंगे। देश में एक स्तरीय सरकार का प्रशासन, यानी कि पूरे देश में केवल केंद्र सरकार ही शासन करे तब आप कहोगे कि संघवाद है? बिल्कुल नहीं, ये भी हमारा गलत है। क्या होगा? देश में सरकार का एक से अधिक स्तर, ठीक है ना, यानी कि जो है केंद्र सरकार है, ठीक, केंद्र सरकार है केंद्र में, उसके बाद राज्यों में आपकी राज्य सरकार है, ठीक है, और आपके गांवों में या फिर आपके जिलों में, आपके शहरों में क्या है? स्थानीय स्वशासन है, ठीक है, यानी कि नगर निगम है, नगर पालिका है, ठीक है, जिला परिषद हो गया, ग्राम पंचायत हो गया। तो ये आपके अलग अलग स्तर हैं। सबसे ऊपर आपका केंद्र होता है, फिर राज्य होता है, फिर स्थानीय स्वशासन। ये भारत की बात में मैं बता रहा हूँ, अधिकतर जगहों पे केवल केंद्र और राज्य होते हैं। तो जब आपका देश में जो है सरकार का एक से अधिक स्तर होता है तो जो है वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है संघवाद, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है कि देश में सरकार का एक से अधिक स्तर होना चाहिए, तो ये आपका संघवाद जो है कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर लागू होता है? तो भारत में जो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है उसमें क्या है कि धर्म और राज्य के बीच सख्त अलगाव है, यानी कि धर्म को जो है राज्य से बिल्कुल अलग कर दिया गया है। राज्य जो है धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, धर्म राज्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका जो है हस्तक्षेप ये कर सकते हैं। किस मामले में कर सकते हैं? अब देखिए, राज्य जो है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, जी हाँ बिल्कुल कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो राज्य जो है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है। तो ये वाला कथन आपका सही है। राज्य समुदायों के पर्सनल लॉ या निजी कानूनों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये भी आपका गलत है। अभी आपको बताया कि हस्तक्षेप कर सकता है यदि किसी जो है लोगों के जो है मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो राज्य धर्म के प्रभुत्व की रोकथाम नहीं कर सकता, तो इसकी भी रोकथाम कर सकता है, ठीक है। कोई भी जो है किसी भी जो है मौलिक अधिकार के हनन के खिलाफ जो है ये हस्तक्षेप कर सकता है, ये आपको बता दिया गया, ठीक है। देखिए, धर्मनिरपेक्षता ये कहता है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है पहले यहाँ पे देख लीजिए। धर्मनिरपेक्षता जो है ये धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को जो है हम लोग धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। इसका मतलब राज्य जो है किसी धर्म को जो है क्या करेगा? अपनाएगा नहीं, या फिर किसी ऐसा नहीं कहेगा कि हम लोग इस्लामिक राष्ट्र हैं, भारत की बात की जा रही है, या फिर हम लोग हिंदू राष्ट्र हैं, इस तरह की बात नहीं करेगा, ठीक है। हम जो है सेक्युलर राष्ट्र हैं, ठीक है, इस तरह की बात करता है। किसी भी धर्म को जो है बढ़ावा नहीं देता, ये आपका क्या है? धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत होता है। लेकिन यदि धर्म संबंधित क्रियाकलापों से किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो राज्य हस्तक्षेप भी कर सकता है। जैसे कि हिंदुओं के लिए छुआछूत का उन्मूलन किया, ठीक है ना, हिंदुओं के धर्म में जो है हस्तक्षेप किया ना छुआछूत उन्मूलन करके, और आपके मुस्लिमों के 3 तलाक पर भी रोक लगाई गई, ठीक है। यानी कि महिलाओं के मौलिक अधिकार का यहाँ पे उल्लंघन हो रहा था और यहाँ पे दलितों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा था। तो ये जो है हस्तक्षेप सरकार कर सकती है, ठीक है, मौलिक अधिकारों का अगर धर्म उल्लंघन कर रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, मैला साफ करने की प्रथा खत्म करने के लिए जो है सरकार ने जो सरकारी नीतियाँ अपनाई थी तो उनमें से निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाती हैं, यानी कि किस चीज़ को इसमें रोका गया है? जो आपकी सरकारी नीतियां बनाई गई किसको ख़त्म करने के लिए? मैला साफ करने की प्रथा को ख़त्म करने के लिए, जो हाथ से मैला उठाया जाता था, ढोया जाता था, उसकी बात की जा रही। सफाई कर्मचारी के रूप में लोगों की नियुक्ति, जी हाँ ये तो की जाएगी। आपको पूछा गया है कि किस चीज़ पर प्रतिबंध लगाना है। सफाई कर्मचारी की नियुक्ति की जाएगी, ये तो आपका सही है। ग्रामीण इलाकों में जन शौचालय का निर्माण किया जाएगा, ये भी सही है। लेकिन जो है अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन के प्लांट, यानी कि कुछ जो आपके गंदे पदार्थों का उसको प्रबंधन भी किया जाएगा, ठीक है, तो वो भी सही है। लेकिन जो है सूखे शौचालय के निर्माण पर क्या करती है सरकार? प्रतिबंध लगाती है, क्योंकि अगर सूखे शौचालय होंगे तो उसको साफ करने के लिए व्यक्ति को हाथों से जो है उसे साफ करना पड़ेगा। इसीलिए जो है सरकार ने सूखे शौचालयों के निर्माण पर प्रतिबंध भी लगाया है, ठीक है, मैला साफ करने की प्रथा को ख़त्म करने के लिए। तो ये है हमारे जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आप जो है वीडियो को क्या कर देंगे? लाइक कर देंगे, और इसके अलावा अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर देना जो आपके सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हों। और वीडियो को देखने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और वीडियो से संबंधित कुछ आपको बातें कहनी हो तो आप कमेंट में बता सकते हो।